इसका वीडियो ऑफ किया। दिख रहा होगा। किसको? वीडियो दिख रहा है कि नहीं, देख लो। ये आंसर सबका? यस सर। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आप डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो। आई टी आवर को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 96500 Ag के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो आपका वेट ऑफ Ag यहाँ से फाइंड हो जाएगा। डायरेक्ट इतना कर लोगे ना, मैंने जो शॉर्ट इक्वेशन बताया इससे ये काम हो जाएगा आपका। सो 5 into 2.7 into 3600 into 108 अपॉन 96500, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 54.39 ग्राम्स। ये वेट आ गया। अब यहाँ पे लिखा है 0.01 ग्राम Ag layer is deposited on each spoon. So 0.01 gram on one spoon. So 54.39 gram on how much spoon? तो क्या करना है? अपॉन कर देंगे 0.01, तो ये निकल के आ जाएगा 5439 स्पून्स। ये हमारा आंसर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हो गया, ठीक है। चलो अब 2 टेबल में शेयर कर रहा हूँ, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो देखो, सबसे पहले ये इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफरेंस जो मैंने पूरा बता दिया है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है जब लेक्चर स्टार्ट किया तब। और दूसरा अभी जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें ये टॉपिक याद करना है हमें क्या कि NaCl जो है अगर डिफरेंट स्टेट में होगा तो उसके कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे बाय चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन। अगर मोल्टन NaCl होगा, मतलब Na और Cl के अलावा कुछ नहीं होगा सोल्यूशन में, तो कैथोड में बनेगा सोडियम और एनोड पे क्लोरीन। वी नो दैट सोडियम के लिए 1 फैराडे की जरूरत पड़ती है और क्लोरीन रिक्वायर्स 2 फैराडे। कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो यहाँ पे कैथोड पे हाइड्रोजन NaOH सोल्यूशन और दूसरा यहाँ पे क्लोरीन। डाइल्यूट सोल्यूशन में NaCl का यहाँ पे रिडक्शन भी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, क्योंकि डाइल्यूटिंग में पानी डाला है मैंने,
तो इसीलिए यहाँ पे कैथोड में बनेगा हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के लिए याद रखना 4 फेरेडे की जरूरत होती है, भूलना मत ये। Al2O3 एंड लास्ट NH। तो ये हमें याद करना है, इतने इसके प्रोडक्ट याद करने हैं। चलो बड़ा उसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट। हो गया? डन सर। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 हमारा 6 हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट बैटरी वाला टॉपिक तो है नहीं, है ना? देखो ये मैंने बता दिया आपको यहाँ तक, फैराडेज लॉ बता दिए मैंने, उसका सम ये हमने कर लिया। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सम्स देख लिया हमने। फिर ये सब जो रिएक्शन है ना, उसका मैंने टेबल आपको याद करवा दिया, वो आप याद कर लेना टेबल। उसके बाद ये सम्स है ये हम कर सकते हैं, बट आप लोग प्रैक्टिस करना, हम टाइम पास नहीं कर रहे अभी, आप इजीली कर लोगे, है ना? 3.10, 3.11 एंड 3.12। चलो बैटरी टॉपिक निकल चुका है पूरा। कोरोजन है कि निकल चुका बेटा? निकल गए। निकल गया, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। बहुत सारी बातें सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में निकल गई। चलो तो ये चैप्टर को हम खत्म करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो चैप्टर है दैट इज 4th सीके। जस्ट अ मिनट, हमारे प्लानर में क्या है वो देख लेते हैं। प्लानर में हमारा है काइनेटिक्स, और वो सैटरडे संडे 2 दिन है। ओके, सैटरडे संडे मतलब आज और कल। तो आज काइनेटिक्स हमें स्टार्ट करना है, बट हमने स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, कोई बात नहीं, हम खत्म करेंगे केमिकल काइनेटिक्स से। शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। चलो दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। व्हाइट बोर्ड की जरूरत है, शुरू करते हैं। न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें 3 जो ब्रांचेस हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, वो इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन को बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। सबसे पहला जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा है इक्विलिब्रियम, और तीसरा है सीके केमिकल काइनेटिक्स। वाई, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या हेल्प करता है ये? तो थर्मोडायनेमिक्स का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, क्या पता चलेगा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के हमें पता चलेगा
spontaneity of a chemical reaction. कोई भी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं वो हमें पता चलेगा बाय नोइंग वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स एक ही चीज बताता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो इक्विलिब्रियम क्या बताता है हमें? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट मतलब कितने परसेंटेज में रिएक्शन हुआ। रिएक्शन 20% खत्म हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 100 हुआ। और काइनेटिक्स क्या बताता है? स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन जो है, ठीक है, जो बिजनेस करते हैं, फार्मा का बिजनेस जो है, मेडिकल बिजनेस जो है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो वो जो ड्रग्स बनाना चाहते हैं, मेडिसिन बनाना चाहते हैं, वो बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। अगर बनेगा तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में कितना परसेंटेज कन्वर्ट होगा और कब होगा। आ रहे समझ में? आज किसी को भी कोरोना जो है, कोरोना, उसका वैक्सीन तो आ गया, अभी दवाई ढूंढनी है, तो सबसे पहले क्या सोचेगा वो कि भाई मैं जहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं बेंजीन से मुझे बनाना है कोरोना का दवाई जो है ना, बेंजीन से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये सबसे पहले होगा कि नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यस, चलो उसका आंसर बन गया। तो उसके बाद क्या सोचेगा कि ये मैं ला रहा हूँ और ये कोरोना का दवाई बन गया, है ना। तो उसमें ये रिएक्टेंट जो है कितना परसेंटेज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि अगर ये 100 ग्राम लेके अगर ये 5 ग्राम बन रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम ट्राई करूंगा रिएक्टेंट को मैक्सिमम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करूंगा। तो एक्सटेंट की बातें होगी। और कोरोना की दवाई बनने में अगर 5 साल लग गए तो तब तक तो बहुत सारी डेट हो जाएगी, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हमें जल्द से जल्द बनानी है ताकि जल्द से जल्द लॉन्च हो, जल्दी पब्लिक को मिले, इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा मिले, पब्लिक को फायदा मिले। तो क्या जानना जरूरी है उनके लिए? स्पीड। 5-10 साल बनेगी कोई मतलब नहीं रहेगा। चलो ठीक है, तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया दोस्तों। चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो हो गया। कोई भी रिएक्शन जो होता है, कोई भी रिएक्शन अकॉर्डिंग टू स्पीड अगर उसको क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहला क्लास है वेरी स्लो रिएक्शन। एग्जाम्पल है इसके पास, इसका हमारे पास बढ़िया सा एग्जाम्पल है। रेडियो एक्टिव डिके। हाँ, डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट सालों तक होता है ये। तो इसका रेट हुआ पर ईयर, है ना। चलो, वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ही फास्ट रिएक्शन के एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन, एक नैनो सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है भाई। एसिड ना बेस ने भेगा करिए ना तो सॉल्ट एक नैनो सेकेंड में बनी जाए। 1 नैनो सेकेंड सोचो आप, है ना। मॉडरेटली स्लो रिएक्शन।
मिल्क टू कर्ड। ओके, ये जो एग्जांपल है मॉडरेटली स्लो रिएक्शन है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठंडी में जल्दी नहीं होता, गर्मी में जल्दी हो जाता है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है, ये 3 टाइप की स्पीड होती है, 3 तरह क्लासिफाई हुआ। चलो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक बड़ी सिंपल सी बात है बेटा कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ठीक है, तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे और प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, है ना। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो समय के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। ये रहा देखो, है ना, आगे समझ में। और अगर इधर ही मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट 0 था, फिर मैक्सिमम हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट का ग्राफ है, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, और ये जो है ना ये इंटरमीडिएट है, क्योंकि डायरेक्ट आर में से कभी पी नहीं बनता, है ना। आर में से डायरेक्ट पी नहीं बनता, आई बनता है, इंटरमीडिएट। तो आपने देखा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिक्रीज हो रहा है ना। तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है तो मैं 2 तरीके से डिफाइन करूंगा। रेट ऑफ disappearance of reactant, that is decrease in concentration of reactant with respect to time। बोलो ये इक्वेशन में किसी को डाउट? नो सर। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जितना रिएक्टेंट डिसअपियर होगा उतना ही प्रोडक्ट अपीयर होगा, मतलब उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट दैट इज प्लस होगा, क्योंकि वो फॉर्म हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा था इसलिए माइनस लिखा, यहाँ पे प्लस सॉरी प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ओके चलो, अब जनरली आपको पता होगा बेटा कि हम एवरेज रेट की बातें करते हैं। तो सचिन है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तो किसी को डिस्क्राइब करना है सचिन कौन है, तो वैसा नहीं बोलते वो मेलबोर्न में 90 मारता है ना, मोटेरा में 10 रन मारता है, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम ऐसा बोलते हैं सचिन के करियर का एवरेज है 60। तो इसका मतलब ये प्रूव होता है कि जनरली सचिन जो है वो हर एक मैच में एवरेज 60 रन करता है वो, है ना। तो हम जनरली इंस्टेंटेनियस की बात नहीं करते, वी जनरली टॉक अबाउट एवरेज, है ना। हम कोई कार लेने गए, बाइक लेने गए, कोई व्हीकल खरीदने जाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि भाई आप अहमदाबाद में जाओगे तो ये एवरेज होगी, है ना, अहमदाबाद में जाओगे तो ये आपको एवरेज मिलेगा, आप अगर बड़ौदा हाईवे पे गए तो ये एवरेज, ऐसा नहीं होता। उसका एवरेज होता है कि भाई 50 का एवरेज है, आप जो ये ले रहे हो, खरीद रहे हो पल्सर या फिर एक्टिवा, उसका 50 का एवरेज है ना। तो ऐसा नहीं होता, अलग अलग लोकेशन वाइज अलग अलग आपको बोलता है वो। तो जनरली हम किससे डील करते हैं, एवरेज रेट से डील करते हैं, ना कि एक मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस पे हम कभी डील नहीं करते। वी जनरली डील इन एवरेज। स्क्रीनशॉट ले लो।
डन सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको रेट एवरेज लिखना है तो लिखना है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा डिफरेंस है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, और उसी को प्लस में लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, माइनस डी आर कर देंगे, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डी टी। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करके समझाने की कोई जरूरत नहीं है। रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे, प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे, और ये इंटरमीडिएट होगा। इतना ग्राफ आपके लिए इनफ है अभी। चलो ठीक है, तो जनरली हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं। अब देखो आप यहाँ पे, ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसकी यूनिट की बात करें तो देखो ऊपर कंसंट्रेशन है, तो मैं लिख दूं कंसंट्रेशन अपॉन, नीचे क्या है टाइम, तो इसका यूनिट हो गया कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन किसमें होता है, मोल पर लीटर, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, इसमें भी किसी को डाउट नहीं होगा। और अगर सिस्टम गैसियस फेज में है, अगेन when the concentration of gas is expressed, अगर गैस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन को हटाना पड़ेगा, उसकी जगह क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेयर अपॉन सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। चलो दोस्तों, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन होता है ये तो आपको समझ में आ गया है ना। जैसे मेरे पास है R gives P, इसका मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना था, तो रेट लिखा मैंने माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तक समझ में आ गया। बट रेट को हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सॉरी सॉरी दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन को हम दूसरी तरीके से भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। याद रखो, रेट ऑफ रिएक्शन को हम we can express in terms of concentration of reactant। मैं लिख देता हूं, we can express rate of reaction in terms of concentration of reactants, और इसको हम बोलते हैं रेट लॉ। सुनो मेरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई रिएक्टेंट ये रहा, इसका कंसंट्रेशन ये रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो ये दूसरा रेट मैंने डिफाइन किया, समझ में आया यहाँ पे, क्या डाउट है कुछ? आया सर। देखो जैसे ए प्लस बी गिव्स सी डी, तो इसके लिए रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ का मतलब क्या है, रेट लॉ का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को हमें डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे ए और बी जो है वो रिएक्टेंट है, आ रहा समझ में? तो हम रेट ऐसे लिखेंगे। हम रेट ऐसे भी लिख सकते हैं, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। कैसे लिखेंगे, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस क्या है? माइनस, कम ऑन, क्या लिखेंगे? 1/a into dA by dt. वेरी गुड, वेरी गुड। माइनस 1/a dA अपॉन dt, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, उसको मैं नीचे लिखना है। तो माइनस 1/a dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1/b dB अपॉन dt इज इक्वल टू 1/c dC अपॉन dt इज इक्वल टू 1/d dd अपॉन dt। तो ये रेट लॉ हो गया और ये हो गया डिसअपियरेंस और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Done, sir. ओके, चलो तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। R गिव्स P जो है इसको माइनस dr अपॉन dt बोल सकते हैं, ठीक है, प्लस dp अपॉन dt बोल सकते हैं। ये हमारा रेट है और हम रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेट लॉ, ठीक है। अब इसको और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको कंपेयर कर देता हूँ, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू माइनस dr अपॉन dt। दोनों रेट को मैंने कंपेयर कर दिया, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं, दोनों रेट को जब हम, है ना, इक्वल करेंगे तो ये जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। चलो बनाओ स्क्रीनशॉट इसका। Done. सॉरी, इधर देखो, मेरे पास ये है रिएक्शन, इसके लिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लिखना है, तो क्या लिखेंगे? के रिएक्टेंट into NO है, उसके मोल 2 है तो NO स्क्वायर NO2 का पावर 1 हो गया। चलो, और डिफरेंशियल फॉर्म लिखना है तो माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू k NO स्क्वायर इंटू O2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर ये जो पावर में हमने स्क्वायर और पावर 1 लिखा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से थोड़ी ना होता है, वो तो उसके ऑर्डर के हिसाब से डिफाइन होते हैं ना। देखो, अब मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। जब हम बात करते हैं ऑर्डर के बारे में, सो ऑर्डर जो है, ठीक है, वो हमें प्रैक्टिकल डेटा से पता चलता है, नॉट फ्रॉम थियोरेटिकल डेटा, ठीक है। और प्रैक्टिकल डेटा अगर हमारे पास नहीं है तो थियोरेटिकल इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट होते हैं वही उसका पावर होता है, और दोनों को समेशन करने पे ही ऑर्डर बनता है। इफ वी डू नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, अगर हमारे पास प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं होता तब की बात है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं है, मैं आपको थियोरेटिकल पढ़ा रहा हूँ। तो थियोरेटिकल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारे पास उसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट वही पावर में लिखेंगे, ठीक है। यस सर। यस, मैं इसके बारे में डीप में थोड़ा आगे बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा।
अभी है ना हम के बारे में बात करेंगे। तो अगर कोई कॉमन इक्वेशन था अभी जो मैंने आगे लिखा था आर गिव्स पी, उसके बारे में हम ऐसे लिख रहे थे माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसर्वेशन ऑफ आर। वी नो दैट के इज रेट कांस्टेंट। तो अगर रेट कांस्टेंट को मैं सब्जेक्ट बनाऊं, इसको सब्जेक्ट बना दूं, तो के ऐसा हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन आर। चलो अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट का कॉन्सर्वेशन जो है रिएक्टेंट का जो पावर है ना वो डिसाइड करता है ऑर्डर। अब यहाँ पे 0 है तो 0 ऑर्डर हुआ ये। अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ, 2 लिखा है तो सेकंड ऑर्डर हुआ, है ना। चलो तो अब के हमारा रेट कांस्टेंट है। तो अगर हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा चेंज यहाँ पे। आर का पावर में कितना लिखूं, 0। यस सर। चलो इसका पावर 0 मतलब ये निकल के टर्म, तो माइनस डी आर मतलब ये हो गया, इसका यूनिट हो गया मोल पर लीटर और ये सेकेंड में है तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये के का यूनिट हो गया फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आज हम बस यहीं पे खत्म करेंगे। मैं ना YouTube का मेरा एक लेक्चर भेजता हूँ, उसमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बारे में बढ़िया मैंने समझाया है। तो अगर आपको टाइम मिले ना पूरे दिन में तो एक बार वो देख लेना आप लोग, है ना। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ और अपने कब मिलेंगे, अपने मिलेंगे रात को आज 9 बजे, है ना। तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर, थैंक यू, बाय। बाय सर।